हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम हरियाणा सीईटी के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और सीईटी का कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है क्योंकि एचएसएससी ने सरकार को अमेंडेड ड्राफ्ट भेज दिया है और अब जैसे ही सरकार से अप्रूवल मिलेगी तो सीईटी का नोटिफिकेशन आ जाएगा और उसके साथ ही जल्दी से ही सीईटी का एग्ज़ाम करवाया जाएगा। तो उसी के लिए हम सीईटी में अब करंट अफेयर की क्लास जो कर रहे हैं लास्ट 6 से 7 महीने की, उसमें आज हम देखेंगे नवंबर 2024 की। हमने मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक की सारी करंट अफेयर हमने डाल रखी हैं और ये है नवंबर 2024 की करंट अफेयर। इस क्लास की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है नॉलेज हब के नाम से, वहाँ पे जाइए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और जो कनेक्ट पहली बार हमें देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं पहली बार, वो नॉलेज हब को यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। नवंबर महीने के करंट अफेयर करने वाले हरियाणा जीके की, हरियाणा के करंट अफेयर ये नवंबर महीने के। और क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं इसमें, और हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की गई है। जहाँ जहाँ एक्सप्लेनेशन की जरूरत हो वहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी गई है। कन्यादान योजना के तहत श्रमिकों की बेटियों की शादी के लिए हरियाणा सरकार कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। एक योजना चलाई है हरियाणा सरकार ने कन्यादान के नाम से। उसमें जो लेबर जो है, श्रमिक वर्ग जो है, उनकी बेटियों की शादी के लिए हरियाणा सरकार कुछ पैसे देती है, कुछ वित्तीय सहायता प्रदान करती है। कितने रुपए की है? 75,000 रुपये, 1,01,000 रुपये, 1,25,000 रुपये या 1,50,000 रुपये। तो हरियाणा सरकार जो वित्तीय सहायता प्रदान करती है वो है 1,01,000 रुपये की। 1,01,000 रुपये हरियाणा सरकार की तरफ से कन्यादान के रूप में दिए जाते कन्यादान योजना के तहत। इसमें एक्सप्लेनेशन में है इसमें कि इसमें 75,000 रुपये जो हैं वो शादी के 3 दिन पहले दिए जाते हैं। 75,000 रुपये सरकार शादी से 3 दिन पहले देगी और जो बच गए जो 26,000 रुपये वो जिस दिन मैरिज सर्टिफिकेट जो बन जाएगी तब दी जाती है। मैरिज सर्टिफिकेट बनते ही बचे हुए जो 26,000 रुपये वो दिए जाते हैं। यह सहायता श्रमिक की 3 बेटियों की शादी तक दी जाती है। अगर उसके 3 बेटियां हैं, 3 बेटियों की शादी है तब तक दी जाती है। हर बेटी की शादी में 1,01,000 रुपये हरियाणा सरकार की तरफ से दिए जाएंगे कन्यादान योजना के तहत। उसके बाद अगला है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नीरज चोपड़ा ने अपना कोच किसे नियुक्त किया है? जो नीरज चोपड़ा जो भाला फेंकते हैं, हरियाणा पानीपत से हैं। और नीरज चोपड़ा के कोच कौन हैं? जॉन स्मिथ, जैन जेलेंजनी, पीटर थॉमस या मार्क एंथनी। तो नीरज चोपड़ा के जो कोच है वो है जैन जेलेंजनी। जैन जेलेंजनी ये भी भाला फेंक रह चुके हैं, पहले प्लेयर रह चुके हैं। 1996 में इन्होंने 98.48 मीटर का थ्रो करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। जो जैन जेलेंजनी जो है नीरज चोपड़ा के जो कोच बने हैं, इन्होंने 1996 में 98.48 मीटर का जो थ्रो करके भाला फेंका था और वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था 1996 में। ध्यान रखना, नीरज चोपड़ा के कोच हैं ये। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है, हरियाणा के किस जिले में लघु चिड़ियाघर में मार्मोसेट प्रजाति के बंदरों को जोड़ा देखा जा सकता है? हरियाणा के एक चिड़ियाघर के अंदर मार्मोसेट प्रजाति के बंदर आए हैं। 2 बंदर, यानी कि एक जोड़ा आया बंदरों का। तो कौन से चिड़ियाघर में आए हैं? हिसार, पंचकुला, रोहतक या गुरुग्राम। तो जो बंदरों का जोड़ा आया ये रोहतक चिड़ियाघर के अंदर आए हैं। रोहतक का जो चिड़ियाघर है वहाँ पर आए हैं ये मार्मोसेट प्रजाति के बंदर। ये जो बंदर है ये दुनिया के सबसे छोटे बंदरों की प्रजाति है। ये सबसे छोटे जो बंदर होते हैं वो होते हैं मार्मोसेट, दुनिया के सबसे छोटे बंदरों की प्रजाति है ये। और कहाँ पाए जाते हैं ये? दक्षिण अमेरिका और ब्राज़ील में ये बंदर पाए जाते हैं। मार्मोसेट प्रजाति के जो बंदर हैं वो दक्षिण अमेरिका और ब्राज़ील यहाँ पर पाए जाते हैं। ये दुनिया के सबसे छोटे बंदरों की जो प्रजाति है उसमें से है ये प्रजाति, मार्मोसेट प्रजाति के बंदर। और हरियाणा में ये रोहतक चिड़ियाघर में आए हैं अभी।
अगला है प्रश्न नंबर 4। इसमें दिया गया है सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी कि जो सुखना लेक जो है चंडीगढ़ में, उसके आसपास हरियाणा की तरफ घोषित इको सेंसिटिव जोन का विस्तार कितना है। यानी जो सुखना लेक जो है सेक्टर 1 में चंडीगढ़ में, उसके आसपास की तरफ जो हरियाणा की साइड का जो एरिया है वो कितने किलोमीटर में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। ECZ जो बोलते हैं, इको सेंसिटिव जोन जो घोषित किया है ESZ, वो कितने किलोमीटर का है। आधा किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर का, 0.5 से 1.5 किलोमीटर, 1 से 2 किलोमीटर, 4.5 से 2.5 किलोमीटर और 2 से 3 किलोमीटर। तो जो एरिया इको सेंसिटिव जोन जो घोषित किया गया है सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से हरियाणा की तरफ, वो है 1 से लेकर 2 किलोमीटर के बीच का एरिया। यानी कि सुखना लेक को अगर सेंटर पॉइंट माना जाए तो यहाँ से 1 से 2 किलोमीटर के जो एरिया है, 1 से 2 किलोमीटर की रेंज का, वो सारा इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। 1 से लेकर 2 किलोमीटर जो रेंज का जो एरिया है वो इको सेंसिटिव जोन माना गया है सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आधार पर। अगला है प्रश्न नंबर 5। फिलीपींस में आयोजित ड्रैगन बोट वर्ल्ड चैंपियनशिप में हरियाणवी खिलाड़ी तन्नू ने कुल कितने मेडल जीते हैं। ड्रैगन बोट वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी फिलीपींस में, और इसमें हरियाणा की प्लेयर थी तनु। तो इसने कितने मेडल जीते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो तनु ने जीते हैं 4 मेडल। हरियाणवी प्लेयर है तनु, इसने 4 मेडल जीते हैं ड्रैगन बोट वर्ल्ड चैंपियनशिप जो फिलीपींस में हुई है। 4 मेडल में से 1 सिल्वर मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीते हैं। इसमें कई क्वेश्चन है। पहला तो ड्रैगन बोट वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ पर हुई थी? फिलीपींस में। किसने पार्टिसिपेट किया था? तनु ने, हरियाणा से। कितने मेडल जीते? 4। तनु ने कितने गोल्ड जीते, कितने सिल्वर, कितने ब्रॉन्ज? तो 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। उसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ऑस्ट्रेलिया में एक झील का नाम बदलकर सिख समुदाय के सम्मान में गुरु नानक देव जी पर रखा गया है। इसमें आता है कि सिख समुदाय के नाम से कौन सी लेक का क्या नाम रखा गया है? वो रखा गया गुरु नानक देव। गुरु नानक एक झील का नाम रखा गया है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक झील थी, उसका नाम रखा गया है गुरु नानक लेक। और किस उपलक्ष्य में रखा गया है? ये जो झील है ये है विक्टोरिया राज्य के अंदर। ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो विक्टोरिया है वहाँ पर है ये झील। गुरु नानक झील ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में है, ये ध्यान रखना। कई पंजाब लगाते फिर आप आंसर में क्वेश्चन आएगा गुरु नानक जो लेक है वो कहाँ पर है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में है। और किस उपलक्ष्य में रखा गया? तो गुरु नानक देव जी की 555वीं जयंती के ऊपर सिख समुदाय के जो गुरु थे गुरु नानक देव जी, उनके 555वीं जो बर्थ एनिवर्सरी थी उसके उपलक्ष्य में विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है एक झील का नाम गुरु नानक झील रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर हरियाणा के किस जिले में एक गांव का नामकरण किया है? जो अमेरिका का राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप, उसके नाम पर हरियाणा के अंदर एक किस जिले के अंदर एक गांव का नाम रखा गया है? नू, पलवल या रोहतक? तो नू के अंदर एक गांव है, गांव का नाम है मसोड़ा गांव। नू के अंदर एक मसोड़ा गांव है, उस गांव का नाम अब बदल के क्या रख दिया? ट्रंप ग्राम। नू डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक मसोड़ा गांव था, उस गांव का नाम बदल कर लिख दिया ट्रंप ग्राम। ट्रंप ग्राम, ट्रंप का मतलब है जो डोनाल्ड ट्रंप है उसके नाम से। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। हरियाणा में रूल लोकल बॉडी के लिए केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया है? रूल लोकल बॉडी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कितना वित्तीय अनुदान दिया है 2024-25 के लिए? 50 करोड़, 70 करोड़, 94.87 करोड़ या 225 करोड़? तो जो अमाउंट पॉइंटों में है वही पॉसिबिलिटी होती है। अगर कभी तुक्के लगाओ ना तो जो ऑप्शंस पॉइंट में दे रखे हो, 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन अगर पॉइंट में दे रखा हो तो उसी पे चले जाना। 3 अगर पूरी फिक्स वैल्यू दे रखी है, पॉइंटों में दे रखा है, तो चांस उसी के होते हैं जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो दी गई होती है पॉइंटों में। 94.87 करोड़ की राशि जारी की गई केंद्र सरकार की तरफ से 2024-25 के लिए हरियाणा सरकार को।
इस राशि का उपयोग जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत और ग्राम पंचायतों के विकास के लिए किया जाएगा। रूरल लोकल बॉडी के लिए 94.87 यानी कि 95 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है केंद्र सरकार की तरफ से। अगला है हरियाणा में रिटायरमेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट। रिटायरमेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट किस आयु वर्ग के लोगों के लिए लागू किया गया है? रिटायरमेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट का मतलब है जो आदमी अपनी नौकरी से रिटायर होने के कगार पर रिटायर हो चुके हैं, उनको आसानी से घर मिल सके, उसके लिए हरियाणा सरकार ने एक प्रोजेक्ट चलाया है रिटायरमेंट हाउस प्रोजेक्ट के नाम से। तो इसमें किस आयु वर्ग के लोग शामिल हैं? 40, 45 या 50 या फिर 55 प्लस? तो वो है 55 प्लस से, जिनकी उम्र 55 से अधिक हो चुकी है, यानी कि 55 से अधिक से ऊपर ही रिटायरमेंट होना है। तो रिटायरमेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट है कि जो वृद्ध लोग हैं, जो 55 साल से सीनियर सिटीजन्स जो हैं, उनको आसानी से घर मिल सके, आसानी से रहने की जगह मिल सके। अगला प्रश्न है कपाल मोचन बद्रीनाथ मेले का आयोजन हरियाणा में किस स्थान पर हुआ? कपाल मोचन बद्रीनाथ जो मेला है उसका आयोजन कहाँ पर हुआ? कुरुक्षेत्र, पेहवा, बिलासपुर या इनमें से कोई नहीं? तो ये हुआ है बिलासपुर। बिलासपुर एक गुड़गांव में, वो वाला नहीं, ये है बिलासपुर यमुनानगर ज़िले में। अगर यहाँ पर बिलासपुर की जगह यमुनानगर होता तो यमुनानगर इसका आंसर लिखते हैं। अब यमुनानगर के अंदर है बिलासपुर, वो ऑप्शन में है तो बिलासपुर आएगा। बिलासपुर कौन सा? यमुनानगर जिले के अंदर जो है वहाँ पर कपाल मोचन आदि बद्री मेले का आयोजन किया गया बिलासपुर यमुनानगर जिले में। यमुनानगर याद रख के चलना आपको, यमुनानगर। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। कच्चे कर्मचारियों को 18 वर्ष की आयु तक रोजगार गारंटी प्रदान करने वाला हरियाणा सरकार का विधेयक कौन सा है? हरियाणा सरकार ने जैसे ही नई सरकार बनी है तो 58 साल की उम्र तक के जो है उन जो मतलब जो कच्चे कर्मचारी हैं, जो HKRN के तहत जो हैं, उनकी नौकरी फिक्स कर दी 58 साल तक की। तो कौन सा विधेयक, उस विधेयक का क्या नाम है? हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी न्यूनतम वेतन विधेयक, हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी सेवा की सुनिश्चितता विधेयक 2024, हरियाणा श्रमिक कल्याण विधेयक 2024 या फिर हरियाणा रोजगार गारंटी विधेयक 2024। तो वो जो नया विधेयक जो पास हुआ रोजगार गारंटी के लिए, तो वो है हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी सेवा की सुनिश्चितता विधेयक 2024। सर्विस गारंटी जो दी गई है सरकार को, वो इस अधिनियम के तहत दी गई है। ये ध्यान रखना, अभी हाल फिलहाल में नई सरकार बनते ही सरकार ने ये पास किया था। ठीक है, हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी सेवा की सुनिश्चितता विधेयक 2024। अगला है प्रश्न नंबर 12। हरियाणा के तृतीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ किया था? पुस्तक मेले का जो तीसरा संस्करण था वो कहाँ पर आयोजित किया गया था? गुड़गांव, करनाल, पंचकुला या फिर सोनीपत? तीसरा पुस्तक मेला कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन किया गया था पंचकुला के अंदर। पंचकुला के अंदर तीसरे पुस्तक मेले का आयोजन किया था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ पर बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए थे। ये प्रश्न जो अभी चर्चा में है कि हरियाणा सरकार द्वारा CET पास उम्मीदवारों को नौकरी न मिलने की स्थिति में कितना मासिक मानदेय दिया जाएगा? यानी कि जिन कैंडिडेट का CET पास हो चुका, जिनको नौकरी नहीं मिली है, तो उनको सरकार पर मंथ कितना स्टाइफंड देगी? 5,000, 10,000, 9,000, 7,000 रुपये, जो भी है ऑप्शन के हिसाब से छोड़ दीजिए। तो जो सरकार जो देगी वो 9,000 रुपये देगी। आपने CET पास कर लिया और उसके 1 साल के अंदर अगर आपको नौकरी नहीं मिलती तो अगले 2 साल तक सरकार आपको 9,000 रुपये पर मंथ देगी। CET पास जिन उम्मीदवारों का हो चुका है उनको सरकार, अगर 1 साल के अंदर नौकरी नहीं मिली तो अगले 2 साल तक सरकार 9,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से उनको स्टाइफंड देगी, CET पास उम्मीदवारों को। ये लाइन तो सबने याद कर ली कि 9,000 दिए जाएंगे, लेकिन कब से मिलेंगे? CET पास होने के 1 साल बाद। कितने टाइम तक मिलेंगे? 2 साल तक। ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला है भारत सरकार ने मेधावी छात्रों के लिए किस योजना को मंजूरी दी है जो बिना जमानत के शिक्षा ऋण प्रदान करती है, जो कोलेटरल फ्री जो एजुकेशन लोन जो देती है इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को? तो कौन सी योजना है जो प्रधानमंत्री ने लॉन्च की है, यानी कि भारत सरकार ने लॉन्च करी है? पहला है PM उच्च शिक्षा योजना, दूसरा है PM चाणक्य योजना, तीसरा है PM विद्या लक्ष्मी योजना, चौथा है PM विद्या अर्चन योजना।
तो जिस स्कीम के तहत सरकार कोलेटरल फ्री एजुकेशन लोन देगी वो है पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। मेधावी छात्रों को बिना जमानत के शिक्षा ऋण प्रदान करेगी। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना ये भारत सरकार ने चलाई है और इसमें बिना जमानत के 7.5 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। विद्यार्थियों को 7.5 लाख रुपए तक का जो है लोन वो दिया जाएगा बिना किसी एक्स्ट्रा पैसे जमा करवाए कि कोलेटरल फ्री लोन ही उनको दिया जाएगा, कोई संपत्ति जमा नहीं करवानी। अगला सवाल है, हरियाणा में कितनी उम्र के बड़े बाइक सवारों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है? पहले तो ये था कि 18 से ऊपर वाले सभी को हेलमेट पहनना था, लेकिन अब छोटी उम्र के बच्चों के लिए भी हेलमेट पहनना जरूरी कर दिया सरकार ने। तो कितनी उम्र से बड़े हैं उनको हेलमेट पहनना जरूरी है? 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल? तो 4 साल से ऊपर जितने भी हैं, 4 साल के बाद जो बच्चा भी है 4 साल का भी, उसको भी हेलमेट पहनना ज़रूरी है, मैंडेटरी कर दिया है हरियाणा सरकार ने। अगर आप बच्चे को बाइक पर लेकर जा रहे हो तो 4 साल से ऊपर का है तो हेलमेट पहनना ज़रूरी है। 4 साल से ऊपर के लिए हेलमेट मैंडेटरी कर दिया है हरियाणा सरकार ने। अगला है, सीके नायडू ट्रॉफी में 400 से ज़्यादा रन बनाने वाले पहले हरियाणवी बैट्समैन कौन बने हैं? सीके नायडू ट्रॉफी में 400 से ज़्यादा रन बना दिए हरियाणवी बैट्समैन ने। कौन है वो हरियाणा का प्लेयर? यशवर्धन दलाल, करण दलाल, मोहित शर्मा या फिर दीपक मलिक? तो वो यशवर्धन दलाल है। मुंबई के खिलाफ नाबाद 428 रन इन्होंने बनाए हैं। ठीक है, 428 रन बनाए यशवर्धन दलाल ने। अगला है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 17 का। हरियाणा सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों में किस ऑपरेशन को मुफ्त करने की घोषणा की है? किस बीमारी का जो ऑपरेशन है वो फ्री में होगा, ये हरियाणा सरकार ने घोषणा करी है? हार्ट पेशेंट, मोतियाबिंद, किडनी जो ट्रांसप्लांट या फिर न्यूरो सर्जरी? तो वो है मोतियाबिंद। हरियाणा सरकार ने मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन था वो मुफ्त करने की घोषणा कर दी है। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए 41 अस्पताल है वो सूचीबद्ध किए गए हैं। इसके लिए 41 हॉस्पिटल है वो लिस्ट में डाले गए हैं पैनल में। 26 तो सरकारी हैं और 15 प्राइवेट हॉस्पिटल है इसमें। मोतियाबिंद हॉस्पिटल मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन होगा 41 हॉस्पिटल में फ्री में होगा। 26 सरकारी और 15 प्राइवेट अस्पताल इसमें शामिल हैं। मोतियाबिंद का ऑपरेशन हरियाणा सरकार ने फ्री में करवाने की बात कही है। अगला है, हरियाणा के 13वें एनसीसी एडीजी, एनसीसी के एडीजी का रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? हरियाणा का 13वें है एनसीसी एडीजी, कौन है वो? निर्मल पाहुजा, दीपक कथुरिया, जगदीप सिंह चीमा या फिर कुलदीप यादव? तो 13वें एनसीसी एडीजी बने हैं जगदीप सिंह चिंगा। और जगदीप सिंह चीमा ने कार्यभार ग्रहण किया है 1 नवंबर 2024 से। 1 नवंबर 2024 से जगदीप सिंह चीमा ने कार्यभार ग्रहण किया है 13वें एनसीसी एडीजी के रूप में। अगला है, हरियाणा में नवंबर 2024 तक कितने बस डिपो हैं? कितने बस डिपो हरियाणा में नवंबर 2024 तक? 20, 22, 24, 26? तो वो है 24। नवंबर 2024 तक हरियाणा के अंदर 24 बस डिपो हैं। जो सा साल चल रहा है उतने ही बस डिपो है। 20 नंबर पर प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई योजना का क्या नाम रखा है? महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो योजना शुरू करी है हरियाणा सरकार ने, उसका क्या नाम रखा है? हरियाणा महिला स्वावलंबन योजना, हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना, हरियाणा महिला विकास योजना, हरियाणा गृह उद्यम योजना? इन चारों में से कौन सी एक योजना है जो महिला सशक्तिकरण के लिए हरियाणा सरकार ने शुरू करी है? तो वो है हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना। हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना, जिससे महिलाओं को सरकार फ्री में लोन देगी ताकि वो कोई भी खुद का बिजनेस खोल सके। ठीक है, हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना। अगला है, हरियाणा के मुख्य सचिव के रूप में किसने नवंबर 2024 में पदभार ग्रहण किया है? नवंबर 2024 में ध्यान रखना, 1 नवंबर को जो ऑर्डर हुए थे चीफ सेक्रेटरी के रूप में, उसमें थे अनुराग रस्तोगी। अनुराग रस्तोगी जो एशियस फाइनेंस है उनको टेम्परेरी चीफ सेक्रेटरी का पद दिया गया था।
उसके लगभग कुछ टाइम बाद ही विवेक जोशी ने कार्यभार ग्रहण किया था। अब जो फिलहाल जो चीफ सेक्रेटरी वो विवेक जोशी है। रेगुलर जो चीफ सेक्रेटरी जो बनाए गए नवंबर 2024 से, क्योंकि 31 अक्टूबर 2024 को टी.एस.एन. प्रसाद जो चीफ सेक्रेटरी थे वो रिटायर हो गए। 1 नवंबर से बनना विवेक जोशी को था, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट में थे, इन्होंने ज्वाइन नहीं किया था 1 नवंबर को, इसलिए 1 नवंबर को जो चीफ सेक्रेटरी बनाए गए थे वो अनुराग रस्तोगी थे। उसके 2 से 3 दिन बाद इनको हटा के विवेक जोशी को परमानेंट चीफ सेक्रेटरी बना दिया गया था। ठीक है, विवेक जोशी हरियाणा के नए चीफ सेक्रेटरी बने हैं। अगला है मिस इंडिया 2024 का खिताब हरियाणा की किसने जीता? मिस इंडिया 2024 का खिताब विनी मलिक, मंजू श्योरान, अनामिका चौधरी या फिर सुमित्रा गोदराजन? तो वह मंजू श्योरान। मंजू श्योरान दादरी जिले के बेरला गांव की है लड़की एक। मंजू श्योरान दादरी जिले के बेरला गांव से है। इन्होंने मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है। मंजू श्योरान ने दादरी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है। अगला है नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 6 गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड किस हरियाणवी एथलेटिक्स ने बनाया है? नेशनल एथलेटिक्स प्रतियोगिता हुई थी, उसमें 6 गोल्ड मेडल जीते हैं एक हरियाणा के एथलेटिक प्लेयर ने। कौन है वो? दीपक बिश्नोई, रामकिशन शर्मा, जयशंकर जानी या फिर अंशुल सिंह? तो वो है रामकिशन शर्मा। रामकिशन शर्मा ने 6 गोल्ड जीते हैं। नेशनल वेटरन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में 6 गोल्ड मेडल जीते। उन्होंने अलग अलग दौड़ और रिले स्पर्धाओं में भाग लेकर ये मेडल जीते हैं। यानी कि एथलेटिक्स है ये रनिंग के, दौड़ते हैं 100 मीटर, 400 मीटर, इसके अलावा रिले रेस में भी इन्होंने 6 गोल्ड मेडल टोटल मिलाकर जीते हैं। रामकिशन शर्मा ने, ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। अगला है वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हरियाणा की विनी मलिक ने कौन सा पदक जीता है? वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में विनी मलिक बॉक्सर है, इसने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल या सभी? तो इसने जीता सिल्वर मेडल। वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हरियाणा की विनी मलिक ने सिल्वर मेडल जीता है, रजत पदक। 25 नंबर क्वेश्चन आएगा पेपर में, याद रख लेना, पक्का आएगा। हरियाणा में सड़कों को चौड़ा करने के लिए न्यूनतम चौड़ाई कितनी रखी गई है? यानी कि सड़कें कम से कम इतनी फीट तो चौड़ी होनी ही होनी है। 75 फीट, 20 फीट, 22 फीट या फिर 18 फीट? तो हरियाणा में सड़कों की जो कम से कम चौड़ाई होगी वो 18 फीट रहेगी। सड़कें जो हरियाणा की बनेगी कम से कम 18 फीट चौड़ी बनेगी, ये ध्यान रखना, कम से कम चौड़ाई 18 फीट रहेगी सड़कों की। अगला है प्रश्न 26 नंबर। तमिलनाडु के चेन्नई में आयोजित 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष नेशनल चैंपियनशिप में हरियाणा को कौन सा मेडल मिला? 14वां हॉकी इंडिया जो सीनियर जो मेल कैंडिडेट्स का जो था, कहाँ पर आयोजित हुआ था हॉकी का? ये तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के अंदर। हरियाणा ने कौन सा मेडल जीता? गोल्ड, सिल्वर या फिर ब्रॉन्ज? तो हरियाणा ने सिल्वर मेडल जीता, यानी कि हरियाणा दूसरे नंबर पर थी। तो गोल्ड मेडल किसने जीता? ओडिशा ने। यानी कि हरियाणा को फाइनल में किसने हराया था? ओडिशा ने हराया था। ये टूर्नामेंट हुआ था तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के अंदर। 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय प्रतियोगिता, हॉकी की प्रतियोगिता थी 14वें नंबर की। ठीक है, चेन्नई के अंदर आयोजित हुई थी। उड़ीसा ने हरियाणा को हरा दिया था, यानी कि उड़ीसा ने गोल्ड मेडल जीता, हरियाणा ने सिल्वर मेडल इसमें जीता है। अगला है प्रश्न नंबर 27। रणजी ट्रॉफी में एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले पहले हरियाणवी गेंदबाज कौन बने हैं? यानी कि एक पारी में 10 की 10 विकेट एक ही बॉलर ने ले ली है रणजी ट्रॉफी के अंदर। वो हरियाणा के हैं, क्या नाम है उनका? यशवर्धन दलाल, मोहित शर्मा, अंशुल कंबोज या करण दलाल? तो वो है अंशुल कंबोज। अंशुल कंबोज ने एक पारी में 10 की 10 विकेट ली है रणजी ट्रॉफी में। अगला है पराली से उत्पाद बनाने पर किस हरियाणवी को यूरोपीय कंपनी ने राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है? पराली से कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए एक हरियाणवी को यूरोपियन कंपनी ने सम्मानित किया है नेशनल अवार्ड देकर। कौन है वो? सुनैना चौधरी, आरुषि मित्तल, दीपिका चौधरी या फिर आर्या राजपूत? तो ये है आरुषि मित्तल, पानीपत डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है। पानीपत की है आरुषि मित्तल। इनको एक यूरोपीय कंपनी ने राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये पराली से कोई भी प्रोडक्ट बना देती है, आरुषि मित्तल। अगला है
हरियाणा में गुरुग्राम के अंदर एक 700 बेड का हॉस्पिटल है, उसका नाम गुरु नानक देव के नाम पर रखा गया है। क्यों रखा गया है? सिख धर्म के सम्मान में, गुरु नानक देव के 555वें प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में, या मुख्यमंत्री के आदेश पर? तो वो रखा है गुरु नानक देव के 555वें प्रकाश वर्ष के उपलक्ष्य में। और ये हॉस्पिटल कहाँ है? गुरुग्राम के अंदर। गुड़गांव के अंदर एक 700 बेड का हॉस्पिटल है, उसका नाम रखा है गुरु नानक देव हॉस्पिटल। क्यों रखा? क्योंकि गुरु नानक देव का 555वां प्रकाश वर्ष था अब की बार, उस उपलक्ष्य में अस्पताल का नाम गुरु नानक देव हॉस्पिटल रखा गया। अगला है एसोसिएशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट इंडिया, AMI, एसोसिएशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट इंडिया का 65वां जो सम्मेलन है वो कहाँ पर हुआ था? AMI का 65वां सम्मेलन कहाँ हुआ? रोहतक, हिसार, गुरुग्राम या जींद? तो एसोसिएशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट इंडिया, इसका जो सम्मेलन हुआ था ये 65वां, वो GJU हिसार में हुआ था। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार के अंदर इसका जो 65वां सम्मेलन हुआ था। और इसकी थीम थी मानव कल्याण के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग। जो ये AMI का जो 65वां सम्मेलन हुआ था, इसकी जो थीम थी, इसका जो विषय था वो था मानव कल्याण के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग। ये इसकी थीम थी। अगला है प्रश्न नंबर 31। हरियाणा में 2024 में महर्षि वाल्मीकि जयंती का राज्य स्तरीय सम्मान समारोह किस जिले में आयोजित किया गया? महर्षि वाल्मीकि जयंती का जो राज्य स्तरीय सम्मान समारोह वो हरियाणा के किस जिले में आयोजित किया गया था? हिसार, सोनीपत, जींद या पंचकुला? तो ये आयोजित किया गया था जींद। जींद के एकलव्य स्टेडियम में 24 नवंबर 2024 को 24 नवंबर 2024 को जींद के एकलव्य स्टेडियम में महर्षि वाल्मीकि जयंती का राज्य स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ पर चीफ गेस्ट बने थे। अगला है अंडर 19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हरियाणा के हेमंत सांगवान ने कौन सा मेडल जीता? अंडर 19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हरियाणा के हेमंत सांगवान ने कौन सा मेडल जीता? गोल्ड, सिल्वर या फिर ब्रॉन्ज? तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अंडर 19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हरियाणा के हेमंत सांगवान ने गोल्ड मेडल इसमें जीता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हरियाणा ने SC आरक्षण का वर्गीकरण कब से लागू किया? यानी कि सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन दिया था कि भाई SC का भी रिजर्वेशन होना चाहिए सब कैटेगरी। तो हरियाणा ने किस डेट से उसको लागू किया सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को? 1 नवंबर 2024, 3 नवंबर 2024, 23 नवंबर 2024 या फिर 30 नवंबर 2024? तो ये क्या था? 13 नवंबर। यहाँ पर 3 नहीं 13 नवंबर आएगा। 13 नवंबर 2024 को हरियाणा में SC आरक्षण का वर्गीकरण लागू हुआ था। 13 नवंबर 2024 से 13 नवंबर 2024 से। अगला है हरियाणा में अगले 5 वर्षों में कितने नए औद्योगिक शहर स्थापित किए जाने की योजना है? अगले 5 सालों में कितने नए इंडस्ट्रियल जो सिटीज़ हैं वो बसाए जाएंगे? 5, 10, 20 या फिर 40? तो कितने बसाए जाएंगे? 10 औद्योगिक नगर बसाने की बातें चल रही है हरियाणा के अंदर। ये बसेंगे महेंद्रगढ़ के अंदर, रोहतक और फरीदाबाद के सहित कई अन्य जिलों में स्थापित किए जाएंगे। यानी कि लगभग हर शहर में 2 औद्योगिक शहर स्थापित किए जाएंगे। कोई बड़ा डिस्ट्रिक्ट है उसमें 2, छोटे है उसमें 1। अगला है हरियाणा में संविधान दिवस का जो राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम है उसका आयोजन किस जिले में हुआ था? संविधान दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किस जिले में हुआ? रोहतक, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र या फिर पानीपत? तो संविधान दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ था कुरुक्षेत्र के अंदर। संविधान दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ था कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ था, कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36 भी पेपर में आएगा, जरूर आएगा, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 36 वाला, और वो कि हरियाणा मानव अधिकार आयोग के नए चेयरमैन कौन बने हैं? हरियाणा मानव अधिकार आयोग का अभी तक कोई चेयरमैन नहीं था बीच में, अब नया चेयरमैन बना है। कौन बना है वो? अशोक यादव, संजय चौधरी, ललित बत्रा या फिर दिनेश सिंह? तो वो बना ललित बत्रा। ललित बत्रा को जो रिटायर्ड जज हैं उनको हरियाणा मानव अधिकार आयोग का नया चेयरमैन बनाया गया है। प्रश्न नंबर 37 पे है, हरियाणा के किस प्रजनन केंद्र से 20 विलुप्त प्रजाति के गिद्धों को गुजरात भेजा गया है? यानी एक प्रजनन केंद्र है जहाँ पर गिद्ध है हरियाणा में, और 20 विलुप्त प्रजाति के गिद्ध थे यहाँ पर, और उनको अब गुजरात भेज दिया गया है।
फरीदाबाद, पिंजौर, सिरसा या फिर करनाल। तो आपको ये पता करना है सिंपल इसमें कि हरियाणा में गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ है। तो गिद्ध प्रजनन केंद्र है हरियाणा में पिंजौर में। ठीक है। पिंजौर स्थित जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र से गुजरात के जामनगर जिले में रिलायंस द्वारा संचालित ग्रीन जियोलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन किंगडम को 20 विलुप्त प्रजाति के गिद्ध सौंपे गए हैं। यानी कि हरियाणा में जो पिंजौर में जो गिद्ध प्रजनन केंद्र है उसका नाम है जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र। वहाँ से गुजरात में 20 गिद्ध भेजे गए। कहाँ पर? गुजरात के जामनगर जिले में है और वो रिलायंस के द्वारा चलाया जाता है। नाम है ग्रीन जियोलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन किंगडम। यहाँ पर 20 विलुप्त प्रजाति के गिद्ध भेजे गए हैं। पिंजौर से गुजरात भेजे गए हैं। 20 विलुप्त प्रजाति के गिद्ध भेजे गए हैं। अगला है प्रश्न नंबर 38 पर, हरियाणा के किस किसान वैज्ञानिक को भारत गौरव अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? भारत गौरव अवार्ड 2024 हरियाणा के किस किसान वैज्ञानिक को मिला है? ईश्वर कुंडू, दीपक राठी, सुरेश मलिक या फिर महेश दलाल। तो यह मिला है ईश्वर कुंडू को। ईश्वर कुंडू एक किसान वैज्ञानिक है। इनको भारत गौरव अवार्ड 2024 दिया गया है और एक कैथल जिले के कैलरम गांव के रहने वाले हैं ईश्वर कुंडू। अगला है प्रश्न नंबर 39 और इसमें है कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में हरियाणा का कौन सा स्थान है? राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में हरियाणा कौन से नंबर पर है? 8, 9, 10 या फिर 11। तो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में हरियाणा का 10वां स्थान है। 10वें नंबर पर है हरियाणा। प्रश्न नंबर 40 है, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 किस हरियाणवी महिला को मिला है? राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 सविता चौधरी, रेणु सांगवान, अंजू यादव या फिर पूजा सैनी। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार ये मिला है रेणु सांगवान को। रेणु सांगवान है झज्जर जिले के खरमान गांव की। झज्जर जिले की है रेणु सांगवान। और जो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार है, इस पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए नगद मिलते हैं, एक योग्यता प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार में 5 लाख रुपए कैश मिलते हैं, एक प्रमाण पत्र मिलता है और एक स्मृति चिन्ह दिया जाता है। हरियाणा से रेणु सांगवान को मिला है, झज्जर जिले की रहने वाली है, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024। प्रश्न नंबर 41 है, मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड 2024 पाने वाली पहली महिला कौन है? मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया, और ये शायद रेणु सांगवान इसका आंसर हो सकता है। आप एक बार खुद से चेक कर लेना। ये मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड 2024 फीमेल कौन है हरियाणा की, ये इसका आंसर आपको खुद से चेक करके बताना है। अगला है 42 का, हरियाणा को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार कितनी बार मिल चुका? राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार जो रेणु सांगवान को दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 40 में देखा था, तो हरियाणा को कितनी बार ये पुरस्कार मिल चुका? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? तो हरियाणा को लगातार तीसरी बार ये पुरस्कार मिला है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार हरियाणा को 3 बार मिल चुका और 3 की बार मिला है, लगातार 3 बार। अगला है प्रश्न, ये काफी इंपॉर्टेंट है, हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट, हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट के तहत राज्य को किस वर्ष तक प्रदूषण मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? क्लीन एयर प्रोजेक्ट के तहत हरियाणा कब तक एकदम प्रदूषण रहित हो जाएगा? 2025, 2038 या 2035? तो इसका टारगेट रखा है 2030 तक। हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट के तहत हरियाणा को 2030 तक प्रदूषण मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत 3,647 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 3,647 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे। इसमें से 2,498 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक से लोन लिया जाएगा। 1,066 करोड़ रुपए की है ये स्कीम। 3,647 करोड़, लगभग 3,650 करोड़ रुपए की है। इसमें लोन कौन सा बैंक कहाँ से आएगा? वर्ल्ड बैंक से। वर्ल्ड बैंक कितने रुपए देगा? 2,498 करोड़, यानी कि लगभग 2,500 करोड़ वर्ल्ड बैंक देगा और 1,065-66 करोड़ ये राज्य सरकार खुद से वहन करेगी। टोटल लगेंगे 3,647 करोड़ रुपए इसमें लगभग लगेंगे।
3650 करोड़ आप इसको मान के चलिए, लगभग 3650 करोड़ रुपए इसमें लगेंगे। ठीक है, यह प्रश्न है, काफ़ी चर्चा में है ये, कि हरियाणा के पहलवान बजरंग पुनिया को नाडा ने कितने वर्षों के लिए निलंबित कर दिया है। नाडा है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, और इसने बजरंग पुनिया को निलंबित कर दिया कितने साल के लिए, 3 साल, 4 साल, 5 साल या फिर 6 साल। तो बजरंग पुनिया को 4 साल के लिए निलंबित कर दिया, क्योंकि इसने अपना जो टेस्ट वो देने से मना कर दिया था, डोप टेस्ट जो है उसको सैंपल देने से मना कर दिया था, इसलिए नाडा ने बजरंग पुनिया को 4 साल के लिए निलंबित कर दिया है। अगला है पाइथन काउंसिल ऑफ इंडिया। पाइथन काउंसिल ऑफ इंडिया के उत्तर भारत क्षेत्र के सलाहकार के रूप में किस हरियाणवी को नियुक्त किया है। पाइथन काउंसिल ऑफ इंडिया के उत्तर भारत क्षेत्र के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है। राजेश जोगपाल, नवीन त्यागी, सुरेश दलाल या फिर कुलदीप सांगत। वो है राजेश जोगपाल, और इनकी एक बुक थी जिसको लॉन्च किया था हरियाणा के जो उस समय चीफ सेक्रेटरी थे टी.वी. एस. प्रसाद। टी.वी. एस. प्रसाद जब हरियाणा के जो चीफ सेक्रेटरी थे उस टाइम, उन्होंने इसके राजेश जोगपाल की एक पुस्तक था उसका विमोचन किया था चंडीगढ़ के अंदर, राजेश जोगपाल। अगला है हरियाणा के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में किसकी नियुक्ति की गई, यानी कि PS टू CM कौन बना है। PS टू CM किसे बनाया गया है। V उमाशंकर, अरुण गुप्ता, अमित अग्रवाल या फिर आशिमा बराड़। तो जब पहले तो थे V उमाशंकर, लेकिन अब जो हरियाणा के नए PS टू CM बने हैं वो है अरुण गुप्ता। अरुण गुप्ता को CM का प्रधान सचिव बनाया गया है, अरुण गुप्ता IS। अगला है प्रश्न 47। हरियाणा सरकार ने सफाई कर्मियों का वेतन बढ़ाकर अब कितने करने की घोषणा की। जो पहले स्वीप पर जो सफाई कर्मी है उनको लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये जो वेतन मिलता था वो बढ़ाकर कितना कर दिया है। 8 से 9 हज़ार, 21 से 22 हज़ार, 26 से 27 हज़ार या फिर 30 से 31 हज़ार। तो सफाई कर्मियों का जो वेतन बढ़ाकर अब हरियाणा सरकार ने 26 हज़ार रुपये करने की घोषणा करी है। 26 हज़ार रुपये सफाई कर्मचारियों को पर मंथ वेतन दिया जाएगा। यह घोषणा मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जींद में 24 नवंबर 2024 को महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर करी है। महर्षि वाल्मीकि जयंती थी 24 नवंबर की। प्रोग्राम कहाँ हुआ था, जींद के अंदर। तब मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इसकी घोषणा की, सफाई कर्मियों को वेतन 26 हज़ार रुपये पर मंथ वेतन दिया जाएगा, जो स्वीपर है उनको। अगला है हरियाणा महिला आयोग की जो चेयरपर्सन है उनमें कौन थी जिसका कार्यकाल वापिस से बढ़ा दिया गया है। यानी कि हरियाणा महिला आयोग की जो चेयरपर्सन है अब वो ही रहेंगी जो पहले थी, क्योंकि उनका टाइम पीरियड अब बढ़ा दिया है। निर्मला सिंह, रेणु भाटिया, सुमन चौधरी या फिर अंजलि रावत। तो वो है रेणु भाटिया। रेणु भाटिया को वापस से हरियाणा महिला चयन आयोग का चेयरपर्सन ही रखा गया, बदला नहीं गया। इनका टेन्योर बढ़ा दिया गया है, जब सरकार चाहेगी तब तक ये अब इस पद पर रहेंगी, रेणु भाटिया। अगला है प्रश्न नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है राष्ट्रीय सरस मेला 2024 का आयोजन हरियाणा में किस स्थान पर हुआ। राष्ट्रीय सरस मेला 2024 का आयोजन हरियाणा में किस स्थान पर हुआ। राष्ट्रीय सरस मेला 2024 करनाल, रोहतक, अंबाला या फिर पंचकुला। तो राष्ट्रीय सरस मेला ये आयोजित हुआ था पंचकुला के अंदर 6 से लेकर 26 नवंबर 2024 तक। पंचकुला के सेक्टर 5 के परेड ग्राउंड में इस मेले का उद्घाटन हरियाणा के ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री डॉक्टर कृष्णलाल पवार ने किया था। राष्ट्रीय सरस मेला 2024 का आयोजन हुआ था पंचकुला में। कब से कब तक, 6 से 26 नवंबर 2024। पंचकुला के जो सेक्टर 5 का परेड ग्राउंड वहाँ पर हुआ था। उद्घाटन किसने करा था, इसका उद्घाटन किया था जो ग्रामीण विकास और जो पंचायत मंत्री हैं डॉक्टर कृष्णलाल पवार, इन्होंने सरस मेला का उद्घाटन किया था। राष्ट्रीय सरस मेला 2024। अगला है प्रश्न 50, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड किसे दिया गया। प्रिंसिपल ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 किसे दिया गया। डॉक्टर S.K. शर्मा, डॉक्टर नेहा वर्मा, डॉक्टर R.S. घुम्मन या डॉक्टर अंशुल सैनी। तो प्रिंसिपल ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 मिला है डॉक्टर R.S. घुम्मन को। डॉक्टर R.S. घुम्मन ये कुरुक्षेत्र जिले के शाहबाद में सतलुज सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल हैं। सतलुज सीनियर सेकेंडरी स्कूल है कुरुक्षेत्र के शाहबाद में। डॉक्टर R.S. घुम्मन, इनको प्रिंसिपल ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला है प्रश्न नंबर 51, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
देश का पहला ट्रैफिक इंजीनियरिंग एवं ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट सेंटर, ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट सेंटर हरियाणा के किस जिले में शुरू हुआ है? ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट सेंटर फरीदाबाद, गुड़गांव, पानीपत या करनाल। तो ये हुआ है गुरुग्राम के अंदर। और इसमें है कि गुरुग्राम के ट्रैफिक टावर्स टीसीपी ट्रैफिक गुरुग्राम कार्यालय में 22 नवंबर 2024 को ट्रैफिक इंजीनियरिंग सेंटर और ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट सेंटर का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन हरियाणा के जो पुलिस डीजीपी है शत्रुजीत कपूर और हायुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निर्देशक उनसु किम ने किया था। दो उद्घाटन थे, टीईसी ट्रैफिक इंजीनियरिंग सेंटर और दूसरा था ओडीसी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट सेंटर। हरियाणा पुलिस के जो डीजीपी है शत्रुजीत कपूर और हुंडई मोटर्स के जो प्रबंधक है डायरेक्टर है उनसु किम, उन्होंने किया था इसका उद्घाटन गुड़गांव के अंदर। यह है प्रश्न 52 काफ़ी इंपॉर्टेंट। देश का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ पर है? जो संविधान का जो म्यूजियम हो किस जिले में स्थापित किया गया है? देश का पहला संविधान संग्रहालय हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया गया है? सोनीपत, गुड़गांव, पानीपत या रोहतक। तो देश का पहला संविधान संग्रहालय ये सोनीपत जिले में स्थापित किया गया है। देश का पहला संविधान संग्रहालय सोनीपत जिले में स्थापित किया गया है। और ये है सोनीपत जिले के अंदर जो ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है। संविधान संग्रहालय का उद्घाटन सोनीपत जिले में ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया था। कहाँ पर है ये? ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में संविधान संग्रहालय सोनीपत जिले में। इसका उद्घाटन किया था लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। इसका उद्देश्य क्या है? जनता में संविधान की समझ को बढ़ाना। जनता में संविधान की समझ को बढ़ाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला है प्रश्न नंबर 53। हरियाणा सरकार ने राज्य वन्य जीव बोर्ड का पुनर्गठन किस लिए किया है? राज्य वन्य जीव बोर्ड का पुनर्गठन हो गया है, तो किस लिए किया है? पर्यटन को बढ़ावा देना, वनों की कटाई रोकना, जीवों और वनों का संरक्षण व विकास या फिर पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देना। तो राज्य वन्य जीव बोर्ड का पुनर्गठन का काम है जीवों और वनों का संरक्षण व विकास। जीवों और वनों का संरक्षण व विकास। अगला है प्रश्न नंबर 54। भारत और वियतनाम की सेनाओं ने एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है। भारत और वियतनाम, नाम क्या है इसका? विनबैक्स। वी का मतलब वियतनाम, आई का मतलब इंडिया, नेवल बेस एक्सरसाइज। ठीक है। और ये हरियाणा के किस जिले में हुआ है? विनबैक्स 2024 भारत और वियतनाम के बीच में है ये। पानीपत, अंबाला, गुरुग्राम या फिर करनाल। तो विनबैक्स 2024 ये अम्बाला में हुआ है। कौन सा संस्करण था ये? इसका 5वां संस्करण था। 4 से लेकर 23 नवंबर 2024 के बीच में। कई प्रश्न है इसके अंदर। भारत और वियतनाम के बीच की एक्सरसाइज का नाम है विनबैक्स। विनबैक्स का 5वां संस्करण 2024 में कहाँ पर हुआ? हरियाणा के अम्बाला में। कब से कब तक? 4 से लेकर 23 नवंबर 2024 के बीच में। भारत और वियतनाम की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास। अगला है क्वेश्चन नंबर 55। ये जो क्वेश्चन नंबर 55 है ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 55। विश्व बोकिया चैलेंजर सीरीज 2024 में BC4 महिला व्यक्तिगत श्रेणी में कांस्य पदक और जोड़ी वाली श्रेणी में रजत पदक किसने जीता? यानी कि सिंगल्स में ब्रॉन्ज जीता और टीम मेडल में इनको सिल्वर मेडल मिला है विश्व बोकिया चैलेंजर सीरीज 2024 में। तो महिला कौन है? नेहा गोयल, रीता अरोड़ा, पूजा गुप्ता या फिर अंशु मलिक। तो ये है पूजा गुप्ता रेवाड़ी से। पूजा गुप्ता रेवाड़ी से है और ये बहरीन के पनामा में ये आयोजित हुई थी विश्व बोकिया चैलेंजर सीरीज 2024। यहाँ पर उन्होंने इंडिविजुअल श्रेणी में तो ब्रॉन्ज जीता है और टीम इवेंट में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है पूजा गुप्ता ने। पूजा गुप्ता पंजाब के अंदर PNB बैंक में मैनेजर के पोस्ट पर हैं। रेवाड़ी जिले की ये रहने वाली है पूजा गुप्ता। अगला है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है हरियाणा सरकार द्वारा सुशासन को बढ़ावा देने वालों को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? सुशासन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? हरियाणा प्रतिभा पुरस्कार, हरियाणा सेवा पुरस्कार, हरियाणा उत्कृष्टता पुरस्कार या फिर हरियाणा सुशासन पुरस्कार। तो सुशासन को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से हरियाणा सुशासन पुरस्कार दिया जाता है। इसमें 51,000 रुपये नकद और एक ट्रॉफी से सम्मानित किया जाता है।
क्वेश्चन ये बनता है कि हरियाणा सुशासन पुरस्कार में क्या दिया जाता है, कितने रुपए मिलते हैं, 51,000 रुपये। हरियाणा सुशासन पुरस्कार में 51,000 रुपये नगद और एक ट्रॉफी दी जाती है। अगला है रीत अरोड़ा। रीत अरोड़ा का नाम चल रहा हाल फिलहाल में, कौन है ये, किस खेल से संबंधित हैं? तो रीत अरोड़ा ये टेनिस से संबंधित हैं। अंडर 16 और अंडर 18 जो गेम्स है टेनिस के, उसमें इन्होंने रूट्स आइटा नेशनल रैंकिंग चैंपियनशिप में खिताब जीते हैं। अंडर 16 और अंडर 18 में रूट्स आइटा नेशनल रैंकिंग चैंपियनशिप में इन्होंने खिताब जीते हैं, रीत अरोड़ा ने। अगला है क्वेश्चन नंबर 58। हरियाणा के किस जिले में देश की सबसे बड़ी सहकारी सरसों मिल स्थापित की जाएगी? देश की सबसे बड़ी सहकारी सरसों मिल हरियाणा के किस जिले में लगेगी? रोहतक, कलनार, फरीदाबाद या फिर रेवाड़ी? सबसे बड़ी सहकारी सरसों तेल मिल और ये लगेगी रेवाड़ी के अंदर। रेवाड़ी में देश की सबसे बड़ी सहकारी सरसों तेल मिल स्थापित की जाएगी, देश की सबसे बड़ी रेवाड़ी के अंदर। अगला क्वेश्चन है, किस हरियाणवी पूर्व नौसैनिक को लंदन में बहादुरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एक्स सर्विसमैन है, इंडियन नेवी से रिटायर्ड है ये। लंदन में इनको बहादुरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन है ये? अमरजीत सैनी, जयदीप मलिक, बलजीत सिंह या फिर विकास यादव? तो ये है अमरजीत सैनी, इंडियन नेवी से रिटायर्ड है ये। इनको लंदन में बहादुरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, अमरजीत सैनी को। अगला है क्वेश्चन नंबर 60। किस हरियाणवी महिला को सिंगापुर में एशिया की टॉप रिसर्चर चुना गया है? एशिया की टॉप रिसर्चर है एक हरियाणवी महिला। कहाँ पर मिला है इनको नाम? सिंगापुर में। क्या नाम है उनका? संगीता चौधरी, डॉक्टर दीक्षा आर्या, प्रिया सैनी या फिर अंजू यादव? तो एशिया की टॉप रिसर्चर जो है हरियाणा से, वो है डॉक्टर दीक्षा आर्या। डॉक्टर दीक्षा आर्या, इनको एशिया की टॉप रिसर्चर चुना गया है। ये भूना ब्लॉक फतेहाबाद जिले से हैं, गोरखपुर गांव की बेटी। डॉक्टर दीक्षा आर्या को यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में 17 से 19 नवंबर 2024 तक आयोजित कॉन्फ्रेंस में एशिया की टॉप रिसर्चर के रूप में चुना गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में इनको एशिया के टॉप रिसर्चर के रूप में चुना गया है। दीक्षा आर्या फतेहाबाद जिले से ये बिलोंग करती है, डॉक्टर दीक्षा आर्या। अगला है क्वेश्चन, हरियाणा में नई अत्याधुनिक सहकारी चीनी मिल किस स्थान पर लगेगी? जो मॉडर्न जो चीनी मिल, जो मॉडर्न टाइप की लगेगी, अत्याधुनिक सहकारी चीनी मिल सबसे बड़ी लगेगी रेवाड़ी में, जो देश की सबसे बड़ी है। लेकिन अत्याधुनिक सहकारी मिल कहाँ लगेगी? कैथल, नारायणगढ़, पानीपत या जींद? ये चीनी मिल है और सरसों में तेल की मिल थी, ध्यान रखना। तो ये लगेगी नारायणगढ़ के अंदर, चीनी मिल लगेगी नारायणगढ़ के अंदर, और ये लगेगी सरसों की तेल मिल जो रेवाड़ी के अंदर लगेगी। ध्यान रखना, दोनों पर्सन अलग अलग, कन्फ्यूज मत हो जाना। अगला है क्वेश्चन नंबर 62। संत सरसाई नाथ राजकीय मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि पूजन हरियाणा के किस जिले में किया गया है? यानी कि संत सरसाई नाथ जो मेडिकल कॉलेज है ये हरियाणा के किस जिले में बनेगा? संत सरसाई नाथ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हरियाणा के किस जिले में बनेगा? सिरसा, फतेहाबाद, हिसार या फिर अम्बाड़ा? तो संत सरसाई नाथ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिरसा में बनेगा। नायब सैनी सीएम ने 21 नवंबर 2024 को इसका उद्घाटन किया है, भूमि पूजन इसका किया है। और ये कॉलेज 21 एकड़ के में लगभग 1010 करोड़ की लागत से बनेगा। ये जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है संत सरसाई नाथ, इस सिरसा में 21 एकड़ भूमि में 1010 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इसका भूमि पूजन किया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 63। 21 नवंबर 2024 को राज्य स्तरीय सहकारी सम्मान समारोह किस स्थान पर आयोजित हुआ? राज्य स्तरीय सहकारिता समारोह यह हुआ था 21 नवंबर 2024 को। कहाँ पर हुआ था? ये गुरुग्राम के अंदर हुआ था। गुड़गांव के सेक्टर 29 में स्थित लेजर वैली ग्राउंड में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ पर मुख्य अतिथि थे। राज्य स्तरीय सहकारिता समारोह गुरुग्राम के सेक्टर 29 में लेजर वैली ग्राउंड में हुआ था 21 नवंबर 2024 को, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में। अगला है, हरियाणा में सूरजमुखी तेल की पिरोई के लिए अत्याधुनिक मिल कहाँ स्थापित की जाएगी? पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र या फतेहाबाद? तो सूरजमुखी तेल के लिए कुरुक्षेत्र। 3 मिल लगेगी हरियाणा के अंदर, 3 है। सरसों के तेल की लगेगी रेवाड़ी में, और उसके बाद नारायणगढ़ के अंदर लगेगी चीनी शुगर मिल जो है, और सूरजमुखी तेल की मिल लगेगी कुरुक्षेत्र के अंदर। ध्यान रखना 3 मिल है, तीनों अलग अलग जगह लगेगी। रेवाड़ी में तेल के लिए,
और नारायणगढ़ में शुगर के लिए, और यहाँ पर सूरजमुखी तेल के लिए कुरुक्षेत्र के अंदर मिल स्थापित की जाएगी। अगला है प्रश्न, हरियाणा के सुमित ने अंडर 19 विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज? तो सुमित ने अंडर 19 विश्व चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और ये कहाँ पर हुई थी? अमेरिका के कोलोराडो में ये चैंपियनशिप आयोजित की गई थी। अंडर 19 विश्व चैंपियनशिप सुमित हरियाणा से ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। अगला है, ऑनलाइन शिकायतों के निपटारे में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? ऑनलाइन जो कंप्लेंट है उनको निपटाने के लिए हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? 5वां, 8वां, 10वां या 12वां? तो हरियाणा का 8वां स्थान है। ऑनलाइन शिकायतों को निपटाने में हरियाणा का भारत में 8वां स्थान है। अगला है क्वेश्चन नंबर 67, मधु बैसिन मेमोरियल अवार्ड प्रदान करने वाला हरियाणा का यूनिवर्सिटी कौन सी है? मधु बैसिन मेमोरियल अवार्ड ये हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी को मिला है? मधु बैसिन मेमोरियल अवार्ड जीजेयू या फिर चौधरी चरण सिंह एमडीयू या फिर लुआस यूनिवर्सिटी? मधु बैसिन मेमोरियल अवार्ड हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी को दिया गया है? और ये दिया गया है जीजेयू हिसार को। जो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है हिसार, उनको मधु बैसिन अवार्ड दिया गया है। किस क्षेत्र में? पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए। पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए जीजेयू को मधु बैसिन मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो स्टूडेंट ये थी आज की कंप्लीट क्लास। पूरे हो चुके हैं इसमें नवंबर महीने की करंट अफेयर। हरियाणा की नवंबर 2024 की जो करंट अफेयर के जो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे, लगभग 70% हमने इसमें करे हैं, और बहुत से प्रश्नों की हमने अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर रखे। एक प्रश्न में 4-4 प्रश्न बनते हैं। तो आप ये क्लास अच्छे से देख कर जाइए, क्योंकि सीईटी के पेपर में हरियाणा के नवंबर 2024 की तो करंट आएगी ही आएगी। दिसंबर तक की करंट अफेयर आने की संभावना है पूरी की पूरी। आपको लगभग सारी करंट अफेयर करवा दी लास्ट के 6 महीने की। आप ये करंट अफेयर जरूर देखें। हरियाणा का जो सीईटी का जो पेपर होगा, और चाहे एचपीएससी का हो, चाहे कोई भी पेपर हो, चाहे एचसीएस के लिए हो, उसमें ये नवंबर की जो करंट अफेयर है ये ज़रूर पूछी जाएगी। तो ये सारी क्लास आपको बता दी है, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए नॉलेज हब के नाम से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ से आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। और चैनल को यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर लेना। तो फिलहाल ये सारे क्वेश्चन थे हरियाणा जीके के नवंबर महीने की जो हरियाणा की करंट अफेयर है, उसमें ये सारे नवंबर करंट अफेयर हरियाणा। एस्पिरेंट्स, यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए, ठीक है। और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो, या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ, ठीक है। और चैनल को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अपने चैनल नॉलेज हब, ठीक है। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।